नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। कल 1 तारीख है, 1 दिसंबर। देश भर के तमाम लोग जो वेतनभोगी हैं बैंक पहुंचेंगे और जो जानकारी आ रही है वो बता रही है कि बैंक के तमाम मैनेजरों ने कहा है कि हमें सुरक्षा चाहिए, यानी पुलिस चाहिए, बंदोबस्त करना है। मसला सिर्फ दिल्ली का नहीं, देश का है। तो आइए आज दस्तक में जरा इस देश को ही टटोल कर समझ लें कि क्या वाकई जो 70 बरस के गड्ढे का जिक्र हुआ करता था वो 50 दिन में भरेगा, 5 बरस में भरेगा, या फिर 100 सुनार की है और 1 लोहार की है। जिक्र इस बात का क्यों? बहुतेरे लोग मर जाते हैं, बहुतेरे लोग एक दिन खबर बनते हैं फिर गुम हो जाते हैं, बहुतेरे लोग संसद के हंगामे और श्रद्धांजलि में खो जाते हैं, बहुतेरे लोग। एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले। ये तस्वीर आपको याद है? ठीक 100 दिन पहले की ये तस्वीर कहां किसी को याद होगी। इसी बरस 25 अगस्त को उड़ीसा के कालाहांडी के बेलगढ़ा गांव का ये दाना मांझी अपनी पत्नी अबांग देवी के शव को कांधे पर उठाए चला जा रहा था। रास्ता 60 किलोमीटर का था और अस्पताल तो दूर, अस्पताल के पास गाड़ी भी नहीं थी कि शव को गांव तक पहुंचा दे। 60 किलोमीटर के इस रास्ते में बस भी सिर्फ 2 ही वक्त चलती। सुबह 6 बजे बेलगढ़ा गांव पहुंचती और शाम ढलते ढलते 5 बजे वापस गांव लौटती। और 60 किलोमीटर के जिस रास्ते कोई अस्पताल, कोई स्कूल, साफ पानी की कोई टोटी तक ना हो, उस 60 किलोमीटर के रास्ते में कोई बैंक, कोई एटीएम और कोई शमशान घाट भी कैसे होगा? तो हिंदुस्तान के इस सच से आंख मूंदकर अगर दिल्ली ये ऐलान कर दे कि बैंक और एटीएम या फिर जनधन खाते और पोस्ट ऑफिस देश के 70 करोड़ लोगों को जीने का सलीका सिखा देंगे, 2 जून की रोटी मुहैया करा देंगे, तो फिर सच है कितना त्रासदीदायक, जरा इसे भी परख लें। क्योंकि बीते 100 दिनों में दाना मांझी सरीके सैकड़ों आदिवासी ऐसे ही मर गए जैसे अबांग देवी मर गई। और इन्हीं 100 दिनों में सैकड़ों दाना मांझी भी इसी तरह अपने परिजनों को अंतिम संस्कार करे आए। और ये सब इसलिए क्योंकि देश के 11.5 करोड़ आदिवासियों में से 9 करोड़ आदिवासियों तक अस्पताल आज भी नहीं पहुंचा है। यहाँ एटीएम और बैंक का जिक्र ना कीजिए। 10 करोड़ आदिवासी पीने के साफ पानी से भी दूर हैं, तो फिर काहे का एटीएम? 7 करोड़ आदिवासी शिक्षा से दूर हैं, तो फिर काहे का पोस्ट ऑफिस? 10 करोड़ आदिवासी परिवहन या संचार व्यवस्था तक से दूर हैं, तो फिर क्या जनधन योजना? और फिर एटीएम और बैंक के आसरे किसकी जिंदगी चल सकती है अगर खेती पर टिके देश के 70 करोड़ लोगों को ही परख लें तो सरकार के ही आंकड़े कहते हैं औसतन 214 रुपए प्रतिदिन पर देश का किसान जिंदगी गुजारता है। और महीने के 6,426 रुपए की कमाई के लिए किसान बैंक नहीं जाता, एटीएम नहीं जाता। और राज्यों के लिहाज से अगर किसानों की हालत को परखना शुरू कर लें तो नीतीश कुमार चाहे नोटबंदी में भविष्य का समाजवाद देख रहे हों, लेकिन बिहार के किसानों की औसतन प्रतिदिन की कमाई महज 118 रुपए है, यानी महीने के 3,558 रुपए, जिनमें से 85% किसानों का बैंक या एटीएम से कोई वास्ता ही नहीं है। और यही हालात बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड और यूपी के भी हैं, जहां देश का 50% किसान है, यानी 35 करोड़ किसान। यानी एटीएम से पहले यहां अस्पताल पहुंच जाए, पीने का साफ पानी मिल जाए तो भी बड़ी बात। क्योंकि याद कीजिए, कानपुर जैसे शहर में कांधे पर बच्चे का इलाज कराने निकले किसान मजदूर के बेटे को इलाज नहीं, बाप के कंधे पर मौत ही मिली थी। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि हर दिन 16 बच्चे इलाज के अभाव में ग्रामीण भारत में इसी तरीके से मर जाते हैं। और अभाव में मौत की ये लकीर कितनी भी लंबी हो सकती है, क्योंकि महिलाओं से लेकर मजदूर, बच्चों से लेकर बुजुर्ग या फिर आदिवासियों से लेकर सीमा पर तैनात सिपाहियों के तो और शहादत का इंतजार या मौत का इंतजार, फिर श्रद्धांजलि की तैयारी। तो क्या वाकई कभी राष्ट्रकवि रहे दिनकर भी जब राज्यसभा में आए और दिल्ली को रेशमी नगर कहकर जो कटाक्ष किया, वह सच 60 बरस बाद भी बदला नहीं है जब उन्होंने लिखा, भारत धूलों से भरा, आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में, दिल्ली में तो है खूब ज्योति की चहल पहल, पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में। मुश्किल है मौजूदा पीढ़ी से पूछ लीजिए कोई राष्ट्रकवि भी इस देश के हुआ करते थे क्या? रामधारी सिंह दिनकर का नाम
नई पीढ़ी ने किस रूप में सुना होगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को सिखाइए कि कैसे एटीएम काम करता है, कैसे पार्टीएम काम करता है। जिक्र तो 100 सुनार की और एक लोहार की है, और ब्रेक्स का कहना है कि दरअसल लोहे का स्वाद लोहार से नहीं घोड़े से पूछो, जिसके मुंह में लगाम रहती है। यकीनन। तो आइए जरा यह भी सोच ले, इस मौजूदा वक्त में लगाम है कहां पर। 5,50,346 करोड़ से 6,30,323 करोड़। जी, महज 3 महीने में सार्वजनिक बैंकों में फंसा कर्ज यानी एनपीए 69,977 करोड़ रुपए और बढ़ गया। लेकिन न सरकार कुछ कर पाई, न रिजर्व बैंक, यानी कर्ज लेकर डुबाने वाले अपना काम करते रहे और उन पर कोई अंकुश नहीं लगा पाया। और इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि विजय माल्या देश के बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर लंदन में मौज काट रहे हैं, तो सुब्रत राय सहारा निवेशकों का पैसा न लौटाते हुए पैरोल पर लगातार बाहर हैं। जबकि देश में बैंकों के 85,000 करोड़ रुपए डकार कर 57 बड़े उद्योगपति बैठे हुए हैं, उनमें से कोई जेल नहीं जा सका। तो सवाल सीधा है, क्या बैंकों को चूना लगाना और काले धन की घोषणा करना भी एक खेल हो सकता है? वैसे जब सरकार किसी उद्योगपति को गबन करने, धोखाधड़ी करने या डिफॉल्टर होने को लेकर या बैंक को चूना लगाने के बावजूद जेल भेज पाने में सक्षम नहीं हो पा रही, तो फिर जेल में सड़कर जिंदगी काटने वाले कैदियों को ही अब बाहर आने का हक क्यों नहीं है? क्योंकि देश का सच तो यही है कि देश की जेलों में 4,19,633 कैदियों में से 2,82,000 कैदी अंडर ट्रायल हैं, और जेलों में बंद अंडर ट्रायल में सिर्फ 1% से भी कम कैदी हैं जिन्होंने देश को राजस्व को चूना लगाया। यानी देश की इकोनॉमी से खिलवाड़ करने से लेकर काला धन और देश के संसाधनों की लूट और बैंकों को चूना लगाकर जनता के पैसे की खुली लूट करने वाले बेखौफ बेफिक्र हैं, क्योंकि उनके मामले अदालत तक तो पहुंचते हैं लेकिन सजा होने की स्थिति कभी नहीं आ पाती। यूं देश की अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा मामले भी लंबित हैं। सिर्फ हाईकोर्ट में ही 38 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हैं। ऐसे में अगर उद्योगपतियों पर लागू सरकार का फार्मूला ही ठीक मान लिया जाए, तो पेंडिंग केस में ट्रायल झेल रहे कैदियों को भी क्यों ना पैरोल या जमानत दे दी जाए। ये तर्क आपको ठीक नहीं लग सकता, लेकिन सवाल यही है, इंसाफ का मतलब अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कैसे कहा जाए? और अगर सजा का मतलब गरीब के लिए जेल और अमीर के लिए जुर्माना है, तो फिर इंसाफ का मतलब क्या है? क्योंकि नया टैक्स संशोधन विधेयक कालाधन धारकों से कहता है वो अब सिर्फ जुर्माना देकर बच जाए। हमारा कहना है कि 50-50 में 50% ब्लैक मनी वापस दे दिया है सरकार ने चोरों को। क्योंकि याद कीजिए, नोटबंदी से पहले भी सरकार इनकम डिस्क्लोजर स्कीम लाई थी, और इस स्कीम के तहत 45% टैक्स देकर संपत्ति को वैध कराने की सहूलियत दी गई थी, जिसके तहत तकरीबन 68,000 करोड़ रुपए जमा भी हुए। और अब सरकार कह रही है 50% टैक्स देकर संपत्ति वैध करा लीजिए, यानी सफेद करा लीजिए। तो क्या महज 5% टैक्स बढ़ाकर सरकार ने फिर उन्हीं कालाधन धारकों को मौका मुहैया करा दिया, जिनके खिलाफ सख्ती की बात पीएम से लेकर वित्त मंत्री ने नोटबंदी के दौरान जमकर की? इस देश को काले धन से मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? किसी ने तो कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? और आजादी के बाद से इस बात का जिक्र होते रहा कि जो कालाधन धारक हैं उन्हें तो जेल होनी चाहिए, लेकिन मुद्दा सिर्फ अब कालाधन धारकों का नहीं, सवाल नीतियों का है, जिसमें सफेदपोश अपराधियों को सजा मिलती कहीं नहीं दिखती। तो जिक्र 70 बरस का हो रहा है, और याद कीजिए आजादी के वक्त हिंदुस्तान में वेतन भोगी जो थे उन्हें 10 तारीख को वेतन मिलता था, फिर तारीख कम की गई, 7 तारीख आ गया। कई राज्यों में अब भी 7 तारीख को वेतन मिलता है, लेकिन 1 तारीख, जी, वेतन की तारीख तो एक ही होती है, और कल 1 दिसंबर है। रिपोर्ट देखिए। तो कल पगार का दिन है, और अगर पगार यानी वेतन का पैसा ही कल बैंक से निकालने में मुश्किल आ गई तो क्या होगा? क्योंकि बैंक में जिनका वेतन पहुंचेगा उनकी तादाद देश में इस वक्त तकरीबन 6.5 करोड़ है, और पेंशन भी पहली तारीख को ही आता है। तो देश में इस वक्त 8,20,000 से ज्यादा केंद्रीय पेंशन भोगी हैं, और राज्यों के पेंशन कर्मियों को जोड़ दीजिएगा तो यह भी करोड़ों की तादाद में हो जाएंगे। यानी पहले से दबाव के बीच बैंकों में आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में वेतन कर्मी कल पहुंचेंगे, तो कतार बढ़ेगी, बैंकों पर दबाव भी बढ़ेगा, और इन सब के बीच करीब
23 करोड़ दिहाड़ी मजदूर और 20 करोड़ असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर नकदी से जुड़े हैं, उन्हें पेमेंट कौन कैसे करेगा? इसके इंतजार से ज्यादा तनाव शायद पहली तारीख के इंतजार में इससे पहले कभी किसी को हुआ नहीं होगा। तो क्या वाकई 1 दिसंबर के दिन यानी कल के दिन के लिए वेतन को लेकर सरकार ने कोई योजना बनाई है कि कल वेतन का कुछ हिस्सा ही सही लेकिन हर किसी को मिल जाए? या देश ऑटो मोड में है, यानी नकदी जिसके पास हो वो अपने कामगारों को नकदी दे दे। जो किराना और परचून वाला उधारी देकर 1 तारीख को पेमेंट का इंतजार कर रहा था, उसे अब कल भी पेमेंट मिलेगा या नहीं, यह भी सवाल। जो पेंशन कर्मी हैं और बैंक से हर पहली तारीख को नकद निकालने जाते हैं, वो कल क्या करेंगे? क्योंकि जो नजारा आज का है वो कल के लिए डराने वाला तो है। यानी 22 दिन हो चले हैं, लाइनें लंबी लंबी अब भी हैं। बैंक और एटीएम के सामने भीड़ जस की तस। टेंशन ज्यादा है, पैसा कम है, तो कल क्या होगा? क्योंकि नवंबर का महीना तो जैसे तैसे बीत गया, बारी दिसंबर की है और कल पहली तारीख। सैलरी हाथ में कैसे आएगी? बैंक और एटीएम खाली हैं, कतार लंबी है, लोगों के होश गुम है। कल 1 दिसंबर है और सबकी सैलरी उनके खाते में जाएगी, लेकिन जो बैंक्स हैं उनके पास इनफ कैश नहीं है। हम इस वक्त हैं आईसीआईसीआई बैंक सीपी में और जैसे आपके देख सकते हैं कि बैंक ने एक बोर्ड डाल दिया है, कह रहे हैं कैश आउट, आज कोई विड्रॉल नहीं होगी। बैंक वालों ने बोला कि जो अब तो कैश नहीं है, अब जो या तो चले जाओ। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम दे देते हैं। 6-6 हज़ार की लिमिट उन्होंने बनाई है। तो जाहिर है पैसे ने तारे दिखा दिए, लेकिन कल यानी 1 दिसंबर को फिर वही सवाल, क्या होगा? महीना शुरू हो रहा है, नौकरी पेशा लोगों के खातों में पैसे गिरेंगे तो पाएंगे कैसे वो? खाते में बैलेंस बढ़ जाएगा लेकिन खाली हाथ घर लौटेंगे तो फिर इस टेंशन को कौन लेगा? जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिससे कल देश जूझता हुआ नजर आएगा। और एक सवाल यह भी है, क्या वाकई सरकार ने कोई योजना बनाई है, कोई प्लानिंग है कल के लिए, या स्थिति एक दूसरी दिशा में चली जाए? इंतजार कल तक के लिए करना होगा। हम खास तौर से व्यवस्था कल सुबह बुलेटिन के लिए भी कर रहे हैं, जब देश का हाल भी दिखाएं। बहरहाल निकलिए इससे, और अब आपको हम लिए चलते हैं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री एक वक्त क्या कहते थे सीमा पर जो हो रहा है, और इस बीच में हुआ क्या। एक छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं, फिर रिपोर्ट दिखाएंगे। जब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया सीमा पर, बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। एनेस्थेसिया देता है, भूल देता है, भूल देता है। सर्जरी होती है, उसको ध्यान में नहीं आता है कि सर्जरी हो गई। 2 दिन हो गया, पाकिस्तान को अभी तक ध्यान में नहीं है, उसको अभी तक उसकी भूल पड़ी है। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। हमारे दुश्मन जिन्होंने कर्म किया था, उनके गाल पे 5 थप्पड़ लगाने वाले हमारे पैरा फोर्स के सभी जवानों को मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं। जिक्र 70 बरस का हो रहा है और मौजूदा वक्त में काम बहुत है, और प्रधानमंत्री ने 1-2 नहीं 50 से ज्यादा प्रोग्राम इस दौर में देश के सामने रख दिए। तो आइए इसे भी समझ लें। तो बीते 2.5 साल में मोदी सरकार ने 50 से ज्यादा ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की। ये उन्हीं योजनाओं की फहरिस्त है। हर योजना पर जोर और हर योजना के जरिए देश की तकदीर बदलने का इरादा। यानी 5 बरस में मेरा देश बदल जाएगा कहते हुए देश का पूरा चेहरा ही बदलने की कोशिश। किसान का खेत ऐसा ही सूखा पड़ा हुआ है, ऐसे समय किसान क्या करेगा? पहली बार ऐसी फसल बीमा योजना हम लाए हैं। लेकिन क्या इन योजनाओं से वास्तव में देश बदल रहा है, या फिर याद आ जाते हैं शरद जोशी, जिन्होंने कहा इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। वही हाल कहीं इस देश का तो नहीं हो रहा? क्योंकि स्मार्ट शहर, फसल बीमा, आदर्श ग्राम, बुलेट ट्रेन, नोटबंदी, स्टार्टअप, जीडीपी, जनधन खाता, स्वच्छता अभियान, पाकिस्तान नीति, सर्जिकल स्ट्राइक, नमामि गंगे, बड़ी लंबी फहरिस्त है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी देश की तकदीर बदलना चाह रहे हैं। तो क्या ये माना जाए प्रधानमंत्री खुद जुटे, इसलिए हर का ध्यान सिर्फ उन्हीं पर है? क्योंकि योगा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तो मिली, स्वच्छता अभियान पर वाहवाही भी हुई, लेकिन स्वच्छता अभियान का ही आलम देख लीजिए। दिल्ली के जिस वाल्मीकि मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर प्रधानमंत्री मोदी ने अभियान की शुरुआत की, उसी जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली की, तो नजारा क्या निकला?
और 70 बरस के गड्ढों को भरने के लिए बहुत सारे कामों का बीड़ा एक साथ प्रधानमंत्री ने उठा लिया। तो क्या वाकई बहुत कम वक्त में बहुत तेजी से प्रधानमंत्री मोदी देश बदलना चाहते हैं? इसीलिए एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा योजनाओं की फहरिस्त उन्होंने ऐलान कर दी। बीते 20 महीनों में 50 से ज्यादा स्टार्टअप बंद हो गए हैं। सरकार को पता है वेंचर फंडिंग नहीं हो रही, जिसके आश्रय स्टार्टअप कामयाबी के ख्वाब देखे जाते हैं। गंगा बीते 2.5 साल में कितनी साफ हुई, कौन कहेगा? बड़ा मुश्किल है। स्मार्ट शहर परियोजना कागजातों पर परवान चढ़ रहे हैं, लेकिन देश के तमाम बड़े शहर जिस तरह प्रदूषण के शिकार हैं, क्या वाकई कोई नीति है? फसल बीमा योजना को सरकार उपलब्धि बता रही है, लेकिन जमीन पर किसान बदहाल हो चला है। और इन सब के बीच महंगाई चुनावी दावों के मुताबिक कम हुई, और इन सब के साथ नोटबंदी का जुआ प्रधानमंत्री मोदी ने खेल दिया। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी बहुत कम वक्त में बहुत तेजी से देश को बदलना चाह रहे हैं? 70 बरस का सवाल है। तो आइए एक दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं जो सीमा पर हो रहा है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। सीमा पार से अगर आतंकवाद आएगा तो हम भी सीमा पार जाके ये कर सकते हैं। इन्हें The very fact that the incidents of stone pelting and the incidents of terror-related transactions have gone down. तो सर्जिकल अटैक के बाद जो कहा गया और नोटबंदी को लेकर जो कहा गया, अगर कारगर है तो आतंकवादियों की कमर टूट चुकी है, पाकिस्तान भी डर चुका है। लेकिन क्या ये वाकई हुआ, या जो कहा गया वो जल्दबाजी में कह भर दिया गया? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश ने 26 जवानों को खो दिया। मेजर गोसावी कुणाल मनिंदर तो अभी महज 33 बरस के ही थे, जो कल नगरोटा में शहीद हुए, और ग्रेनेडियर राघेंद्र सिंह की उम्र महज 28 बरस की, जो कल आतंकवादियों के हमले में शहीद हो गए। दरअसल ये सारी फहरिस्त उन शहीदों के ही नाम है जो बीते दिनों या कहें सर्जिकल अटैक के बाद लगातार शहीद होते चले गए और अब आंकड़ों में तब्दील हो रहे हैं। और संसद में बहस इस बात को लेकर नहीं हो रही कि सेना पर सीधे हमले कैसे रोके जाएं, बल्कि हंगामा इस बात पर मचा है श्रद्धांजलि दी जाए या ना दी जाए। हालात मुश्किल भरे हैं, ऐसे में सुकून क्या सिल्वर स्क्रीन के गीत देते हैं? तो आइए इस सुकून को भी सुन लीजिए।